नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनिल जी, आपकी जो बिजनेस यात्रा है जैसा बिजनेसमैन, वो काफ़ी जैसे बॉलीवुड की स्क्रिप्ट होती है ना, थोड़ा सा उस तरह की है। तो ज़रा मैं तो बताना चाहें कि बचपन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज आप ऑलमोस्ट 70 साल के हो गए हैं, तो आपको याद आती है कि वो 15 साल में आपने क्या सोचा था और कैसे आप आगे बढ़े? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद मेरे जैसे ऑर्डिनरी आदमी को आप सब लोग ने यहाँ बुलाया। मेरी माँ का मैं इतना बड़ा ऋणी हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ आज अपनी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि बाबूजी को टाइम नहीं मिलता था हमसे बात करने की। 14 साल की उम्र तक तो मैं खाली उनको सुबह शाम कहीं देख लेता था। मैंने कभी पैर में हवाई चप्पल के अलावा कभी कुछ और पहना नहीं था। और हमारी माँ को 400 रुपये मिलते थे और 400 रुपये में हम 4 भाई बहन थे। उसमें घर का खर्च भाड़ा देना और हम लोगों को परवरिश करनी। लेकिन हमारी माँ ने हमको जितना प्यार दिया, जितनी अच्छी तरह से हमें रखा, मेरे को लगता नहीं है क्योंकि मैं वेस्टेड इंटरेस्ट है और किसी माँ ने रखा होगा। तो मैं बहुत ऋणी हूँ अपनी माँ का, अपने पिताजी का, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, जब 15 साल की उम्र में आपने स्कूल छोड़ दिया था, करेक्ट? और आपने कहा कि मैं अब धंधा शुरू करना चाहता हूँ, पिताजी के साथ काम करना चाहता हूँ, थोड़ा उस बारे में बताइए ज़रा हमको। शुरू में हमारे पिताजी के पास लैम्ब्रेटा स्कूटर था, तो हम उनके पीछे बैठते थे। मेरी एक ही इच्छा थी कि किस दिन मैं स्कूटर चलाऊं और वो मेरे पीछे बैठे। उनके काम में भी लगे। वो कुछ स्टील के ग्रेट बनाते थे, कुछ एल्यूमिनियम का काम करते थे। हम लोग हिंडालको जाते थे, बनारस के पास में रेणुकूट था, तो शेयर टैक्सी में जाते थे। एक टैक्सी में 8 लोग बैठते थे एम्बेसडर गाड़ी में। और मेरी एक ही इच्छा होती थी कि बाबूजी एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम लोग 4 लोग बैठ के एम्बेसडर गाड़ी में जाएंगे। ये बताइए सर, मैं इसी बात को बताना चाहता हूँ कि जैसे आपकी जनरेशन में, जैसे हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, वो सब भी इसी तरह से आगे बढ़े। तो आज अगर मान लीजिए आपकी जो बेटी हैं, उनका बेटा 15 साल में बोले कि अब मैं सारे पढ़ाई छोड़ के कुछ शुरू करना चाहता हूँ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा अपना तो एक बात पक्की है कि अपने बच्चों की तकदीर हम लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते। हम तो उनको अपने संस्कार दे सकते हैं। हमारा कंधा हमारे बच्चों के लिए हरदम तैयार है। वो कभी भी हमारे कंधे पे आके सिर रख सकते हैं, उनको हम शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन तकदीर तो वो अपनी खुद लिखा के लाए हैं। तकदीर हम नहीं बदल सकते। और जो आदमी अटैचमेंट में, माँ बाप अटैचमेंट में अपने बच्चों के लिए गलत करने लगता है, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा साहब कि कई बातें स्कूल नहीं सिखा पाता, खासकर आपके टाइम पे। तो ऐसा क्या घटना या परिस्थिति थी जिसने आपको प्रेरित किया कि आप पटना से बम्बई पहुंच जाएं, वो भी उस ज़माने में जब बम्बई में तो मतलब साधन वगैरह की बहुत इशू होते थे? ये बात तो पक्की है कि आप सब में कुछ न कुछ एक तमन्नाएं होती हैं, एक भावनाएं होती हैं, एक आग होती है। उस आग को अपने को पकड़ना है। मेरी शुरू से इच्छा थी कि मेरे को एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। मैं जब पेपर में पढ़ता था बिरलास के बारे में, आरपी गोयनकास के बारे में, टाटास के बारे में, तो मैं सोचता था मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। ऐसा मन में भाव आता था। तो घर में तो पॉकेट में पैसा नहीं, घर में दान नहीं, लेकिन सोचने की सोच तो सकते हैं ना, सोच तो हमारी है। तो ऐसा सोचा, सोच के बम्बई पहुँचे। बम्बई पहुँच के शुरू में लगा नौकरी कर लेते हैं। नौकरी करने में कोई हर्ज नहीं है, नौकरी भी कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं। 9 बिजनेस मेरे फेल हो गए, एक के बाद एक। शुरू में 7 बेड थे कालवा देवी में, उसमें रहते थे। रोज़ का 21 रुपये लगता था। एक दिन ओबरॉय के सामने से गुजरे, नया बना था ओबरॉय। वो सिर उठाया तो सिर उठा नहीं गया, इतनी ऊंची बिल्डिंग थी, लाइफ में कभी देखी नहीं थी। मैंने कहा इसमें रहने का कितना पैसा लगता है? तो किसी ने कहा 200 रुपये लगते हैं। हमने कहा एक दिन 200 रुपये तो इंतजाम में कर लूंगा, लेकिन अंदर जाके इंग्लिश में बोल के उसको अंदर चेक इन कैसे करूं? अंग्रेजी बोलने नहीं आती है। और अगर अंदर घुसा और
गेट डोरमैन ने रोक लिया, फिर मेरी इज्जत क्या रहेगी। तो कालवादीप में एक अशोक नाम का आदमी था, वो मिला, उसने कहा कि वो अच्छा इंग्लिश बोलता था। मैं बोला तू चल मेरे को चेक इन करा के दे। तो वो चेक इन कराया और मैं वहाँ गया और मेरे को इतना स्वाभिमान फील हुआ कि मैं आज ओबरॉय के 17वें फ्लोर पे खड़ा हूँ समुद्र के सामने और आज मैंने कुछ अचीव कर लिया है। हमने सुना है कि जब आप बम्बई पहुंचे तो होता ना कुछ भी नहीं था, एक बिस्तर रिया पेटी उस ज़माने में होती थी आपकी, और जैसे आपने बताया कि अंग्रेजी भी नहीं आती थी, वो भी एक कॉम्प्लेक्स होता था। बम्बई तो माया नगरी है, वैसे ही डरा देती है। तो और कोई एक दो एक्सपीरियंस बताएंगे बम्बई के बारे में? जैसे हमारी छोटी छोटी इच्छाएं थी, पहले मैंने सब कुछ उसकी पूरी की। मेरी इच्छा थी कि देवानंद को देखना है, तो देवानंद को देखने के लिए मैं 30 दिन सन एंड सन होटल में रोज जाता था। किसी ने कहा था कि देवानंद यहाँ आते हैं और इनका ऊपर में एक कमरा है, तो मैं गेट के बाहर खड़ा रहता था और देखता था कि हर गाड़ी में देखता था कि देवानंद आए हैं क्या, क्योंकि वो दरबान तो मेरे को बाहर भेज देता था कि आप बाहर निकलो, बाहर जाओ। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं जब तक कि मैंने देवानंद को देखा नहीं। फिरोज खान को भी मेरा हीरो था कि उनकी पिक्चर हमने देखी थी, तो उसको भी उसको मैंने देखा। ओबरॉय होटल में ठहरा, फिर वो बोलते थे कचिन्स में कपड़े जो सिलाता है, जो कचिन्स के कपड़े पहनता है, बहुत बड़ी सारे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, सारे के सारे फिल्म एक्टर वहाँ के कपड़े सिलाते हैं। वहाँ भी मैं गया, सफारी सूट सिलवाया, अभी भी याद है। जान निकल गई पैसा देने में, लेकिन सिला लिया, उसको भी पूरा किया मैंने। आप विश्वास नहीं करेंगे, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बुआ, इसके अलावा 19 साल तक की उम्र तक मैंने किसी दूसरी लड़के से हाथ नहीं मिलाया था। मेरी इच्छाएं थी कि मैं लड़कियों से हाथ मिलाऊं, वो भी मेरी वो भी मेरी बम्बई में पूरी हुई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब याद आती है तो अच्छा लगता है। ये बताइए, आजकल के बच्चे जो हैं वो चांस बहुत कम लेते हैं, होता है ना, रिस्क। बच्चे सोचते हैं कि, क्योंकि देखिए जैसे आपने बताया कि एक ज़माने में ये चाहती कि 8 गाड़ी की, जो 8 लोग बैठते थे एक गाड़ी में, अच्छी ये टारगेट था कि यार किसी दिन 4 लोग बैठ के जाएं। आजकल के बच्चों को शायद ये पता ही नहीं है कि इसका 8 लोग बैठते कैसे गाड़ी में। मेरे हिसाब से आज के बच्चे हमारे टाइम से बहुत अच्छे हैं। हम तो हर छोटी बात में झूठ बोल लेते थे, आज के बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। आजकल के बच्चे ही इस दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। और हिंदुस्तान के बच्चे जैसे बच्चे मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे। हमारे बच्चों में संस्कार है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, अमेरिका इज ऑल्सो लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसके वजह से अमेरिका आज दुनिया पे राज करता है, इतना वहाँ वेल्थ हो गई है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ संस्कार नहीं है। मुझे बताया गया एक बार आपने धीरू भाई अंबानी के साथ भी चांस लिया था, तो वो उस बारे में बताएंगे, वो चांस कैसे लिया आपने जब आप कुछ नहीं थे? बम्बई पहुंचे तो ये नज़र से कभी नहीं उतरा कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है। मैंने पता लगाया है कि बम्बई में सबसे बड़ा आदमी कौन है। सबसे ज़्यादा नाम धीरू भाई अंबानी का था। मैंने पता लगाया कि वो लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ मैं उनका दर्शन करूं। तो मेरे को पता चला कि वो ओबरॉय में हेल्थ क्लब में जाते हैं और 5:30 बजे के आसपास जाते हैं। हम लोग बिहार के लोग थे, किसी को नमस्ते किया, किसी को कुछ टिप दे दिया, कुछ कर लिया, करके अंदर घुसते चले गए और हेल्थ क्लब में हम पहुंच गए। वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये टेक ओवर, वो टेक ओवर, ये गवर्नमेंट जा रही है, वो गवर्नमेंट जा रही है। हमने बीच में कहा एक बिहारी जोक सुनाए आप लोगों को। तो बोले कौन है भाई, कौन है? तो बोला हाँ सुनाओ सुनाओ। तो हमने एक नॉन वेजिटेरियन जोक सुना दिया। वो सुन के वो बोले कि अरे वाह, अब रोज तुम आया करो, रोज आया करो। तो हमारी एंट्री आ गई। अब पता करके हम रोज जोक सुनाए उनको, एक ही काम हो गया। फिर उसके बाद काम थोड़ा बढ़ गया था, 2-4 साल हो गए थे। 25-30 लाख रुपए का कुछ लोन लेना था। उन्होंने कहा सिंडिकेट बैंक में एप्लीकेशन डाल रखी थी, उसके चेयरमैन रघुपति साहब थे, उनसे बात की। तो हमने कहा कि शाम को एक आपके लिए कॉकटेल रखा है। तो बोले नहीं हम छोटे कामों में नहीं जाते हैं। सर फिर हमने कहा सर धीरू भाई आने वाले हैं।
धीरू भाई आने वाले हैं। हाँ फिर तो आएंगे। अब तो बोल तो दिया, अब करे तो क्या करे। वहाँ पहुंचे हेल्थ क्लब पहुंचे तो देखे कि वो धीरू भाई थे। धीरू भाई समझते थे क्या बिहारी क्या हो रहा है, तो उनके साथ लिफ्ट में आए। लिफ्ट में घुसे तो हमने, धीरू भाई वो शाम को एक कॉकटेल रखा है गेटवे रूम में ताज में, तो 5 बजे वो रघुपति जी आ रहे हैं, उनको मैंने बोल दिया कि आप आने वाले हो। तू तो बहुत बदमाश है। हमने, धीरू भाई गलती हो गई, आपको इतना जोक सुनाया है, मैंने तो हिम्मत करके बोल दिया। तो बात खत्म हो गई। और हम लोग तो क्या इनसिक्योर लोग हैं, हम लोग सब लोग इनसिक्योर हैं। हमारे हाथ में कुछ न कुछ रहता है, तो माँ बाप को याद कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, न कुछ करना चालू कर देते हैं, जैसे कि भाई कहीं ना कहीं एक बचाव आ जाए। तो वो शाम को सब लोग आ गए, रघुपति जी भी आ गए। हमको 10% उम्मीद थी कि शायद आ जाएं धीरू भाई, तो देखा कि धीरू भाई आ गए। माने आप सोच नहीं सकते, हम ऐसे थे, एकदम ऐसे हो गए। देखा देख रहे हो, समझ रहे हो हम क्या किए हैं। तो धीरू भाई आए, धीरू भाई ने सबसे हाथ मिलाया, रुक करके वो चले गए। उसके बाद सबका डर भी लग रहा था, पता नहीं पेमेंट कितना होगा। तो पूछा तो 5-7 हज़ार रुपये कुछ पेमेंट हुआ होगा। तो बोले पेमेंट इज बीन मेड, धीरू भाई हैव पिक्ड अप द बिल। तो जो बड़े लोग होते हैं, तो ये हम लोग, तो आप लोग, हम लोग चांस ही ले सकते हैं ना। और जिसके पास नहीं है वो ही चांस लेता है, जिसके पास है वो क्या चांस लेगा, वो तो अपना नोट गिनता रहेगा। जैसे आज हिंदुस्तान में यंग जनरेशन जो है बहुत सारे स्टार्टअप का काम कर रही है, एंड दे आर इम्प्रेसिंग द होल वर्ल्ड। तो उसमें ऐसा कौन सा यंग जनरेशन में कोई उदाहरण आपके जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसने आपको इम्प्रेस किया हो? लाइफस्टाइल में हम लोग 25 साल पीछे हैं, और आज की जनरेशन किसी भी हालत में दुनिया से पीछे रहना नहीं चाहती है। उनको हर चीज चाहिए, इसके लिए सारे स्टार्टअप ही लगे हुए हैं। बड़े लोगों के तो सींग उग जाते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके सींग उग जाते हैं। ये जो यंग हैं, उनको आप देखिए वो क्या करने वाले हैं। आपने अपने जीवन की शुरुआत में 4 साल शायद आप अमेरिका गए पहले। 4 साल लड़की का जन्म वहीं हुआ, मेरी लड़की का जन्म वहीं हुआ। अच्छा। किसी ने मेरे को कह दिया था, आपको बोलूंगा तो आप बोलेंगे मेरे को कल से आप बुलाएंगे ही नहीं। किसी ने मेरे को कह दिया, अगर तुम्हारी कोई बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हो गया तुम पैसे वाले हो जाओगे। मैंने बीवी को परसुएट किया कि चलो वहां चल के बच्चा पैदा करते हैं। चलिए, ऐसा एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर चांस लेता है। ये आपने अच्छा किया कि आपने अपनी वाइफ को ही कन्विंस किया। तो हमने सुना कि जब आप अमेरिका जा रहे थे तो वो जो हवाई सफर था, उसमें भी कुछ घटना घटी, आपके पड़ोस में कोई बैठा हुआ था, उसमें भी एक रोचक किस्सा है। अमेरिका जाने का मौका मिला, एक दिमाग में आया कि शायद पुरानी मशीनें लाके यहाँ फैक्ट्री लगाएं, सस्ते में मिलेंगी। तो अमेरिका चले गए। $500 मिलते थे, और $500 को पॉकेट में डाल करके माँ ने स्टिच कर दिए थे कि कहीं गिर नहीं जाए, और उसको खाली इमरजेंसी में निकालना है, बाकी यहाँ वहाँ से काम चला लेना। तो देखा कि अमेरिका, न्यूयॉर्क में उतरेंगे तो रुकेंगे कहाँ। तो बगल में एक सज्जन बैठे थे, बहुत अच्छे थे, और परिवार के साथ बैठे थे। तो उनका इतना मैंने मन लगाया, उनके बच्चों को खिलाया, उनको मन लगाया, नाटक किया, डांस किया, सब किया, और क्या गाने गाए। तो बहुत खुश हो गए। बोले कहाँ रहोगे? हम बोले आपके पास रह जाएंगे। उनकी गाड़ी चलाना, उनके गेस्ट आते थे उनको एंटरटेन करना, पूरे समाज में हो गया था कि ये आदमी बहुत अच्छा है। सब घर बुलाने लग गए हमको, सब घर बुलाने लग गए। अमेरिका के बाद आप फिर लंदन चले गए, लंदन रहे आप वहाँ पे। तो डर नहीं लगा आपको कि आप बिहारी, अंग्रेजी नहीं बोल पाते, गोरों के बीच में रहना, मतलब कुछ तो मन में आया होगा? तो मैं अंग्रेजी समझता नहीं था, लेकिन CNN और ब्लूमबर्ग रोज देखता था।
वो क्या देख रहा हूं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन देखना है, वो बिजनेस लाइन देखनी है, बिजनेस में क्या बोल रहे हैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं दिमाग करके उसको देखता रहता था। तो मेरे को लगा कि बाहर जाना चाहिए। तो मैंने बीवी को बोला कि देख लंदन चलते हैं, कि लंदन इज हब फॉर द माइनिंग फंडिंग। तो बोली कि देखो भगवान ने तुमको पटना से यहां बुला दिया, अपना फ्लैट हो गया, हाँ, बेटी जो है कैथीड्रल स्कूल में जाती है, बेटा जो है मयो में जा रहा है, और तुम बोलते हैं मेरे को लंदन जाना है। और हमने अचानक तय किया और रातों रात हम चले गए। हमने कहा हमको वहां से पैसा बोरो करना है, स्टॉक मार्केट में जाना है, वहां पर भी मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है। तो उसको लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उसने जाके कहा स्कूल में कि इतने बढ़िया स्कूल में हमारे हस्बैंड को मेरे को सपोर्ट करना है, 6 महीने का चांस दे दीजिए, और मेरी लड़की आएगी तो वापस आप रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है इज गोइंग थ्रू मेंटल प्रॉब्लम। हम लोग, मेरे को आज भी याद है 97 में मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, वाइफ, हम लोग तीनों एयर इंडिया से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचे और उसके बाहर खड़े थे, और यही सोच के आए थे कि हिंदुस्तान, लंदन में मेरे को कंपनी को लिस्ट कराना है, कि मेरी ये जो यहाँ पे जो 5-6-7 करोड़ रुपए की कंपनी है, उससे मेरे को आगे बढ़ना है। मेरी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती थी और सबको खिलाते थे, तो खबर फैल गई खाना बहुत अच्छा मिलता है, लंच टाइम में सब आ जाएं, कोई काम की बात नहीं करे, लेकिन आ जाए सब। बात चलती रही। देखिए ईश्वर की कृपा, जो कंपनी हमारी कुछ भी नहीं थी हिंदुस्तान में, उसको मैंने डीलिस्ट कराया, यहां से डीलिस्ट करा के लंदन में मैंने लिस्ट कराया। आपको नंबर बताऊंगा तो आप बोलेंगे लेकिन ये रिकॉर्ड है, मैंने उसको 14,000 करोड़ रुपए में लिस्ट कराया। दारा सिंह की कुश्ती हम लोग देखने जाते थे, वो मार खाता ही रहता था, और स्टेडियम हम छोड़ देते थे कि अब दारा सिंह मर गया। उसके बाद निकलते निकलते लगता था दारा सिंह उठ के खड़ा हुआ, और लोग फिर उसको सामने वाले को मारना चालू करता था, तो वो उसकी खुराक थी। तो हमने समझ लिया कि मार खाना मेरी खुराक है, जितना तुम मारोगे उतना ही हम मजबूत होते जाएंगे, जितना तुम मारोगे उतना हम मजबूत होते जाएंगे। लंदन का एक आध किस्सा बताइए कि 97 में आप गए बिहारी, तो अंग्रेजों के साथ 1-2 बार तो कुछ किस्सा हुआ होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने कहा नहीं बाहर। शुरू में तो रेस्टोरेंट का मेन्यू जब खोलते थे तो लेफ्ट साइड तो देखते नहीं थे, राइट साइड देखते थे कि प्राइस क्या है। लेफ्ट साइड तो दिखता ही नहीं था, राइट साइड दिखता था, सबसे कम से कम सिंगल डिजिट वाला रहता था, उसी पर टिक लगाते थे। ये तो बात पक्का था, ये दिमाग में बैठ गया था, ड्रेस एंड एड्रेस पक्का रहना चाहिए। ड्रेस ऐसा पहनते थे, टाई सूट लगा के जबरदस्त, और 2 घंटे के लिए लेंगे, लेकिन रोज रोज गाड़ी लेंगे, उस पर बैठ के जाएंगे, वो सामने से आके उतारना चाहिए। तो क्या कर, मरता क्या नहीं करता, और सिर पर अगर कफन बांध लिया है तो आप आगे बढ़ते जाओ। दादाजी बोलते थे निभ जाना और निभा लेना, और पीठ ठोक के काम करा लेना। तो 2 बात दिमाग में रखते थे, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, पीठ ठोका, ए भैया गलती हो गई, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ करके आगे निकले, और लोगों से निभ गए, और जो भी सामने आया उसको निभा लिया। अनिल जी, आपने अपने परिवार की, आपकी 75% संपत्ति को आपने बोला मैं सार्वजनिक भले के लिए यूज करूंगा। हिंदुस्तान से बहुत लगाव है, और हिंदुस्तान को यही रहता है कि हिंदुस्तान में जितनी क्षमता है, जब हम इसको सोने की चिड़िया बोलते हैं, इसको करके दिखाएं, हम अपने हार्वर्ड से बढ़िया जगह बना सकते हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ 52 फैक्ट्री डिफेंस की हैं। आज हम 60% 70% डिफेंस की इक्विपमेंट बाहर से लाते हैं। ये 52 फैक्ट्रियों को हम प्राइवेटाइज नहीं करें, इसको कॉर्पोरेटाइज कर दें, क्योंकि वर्ल्ड में 80% 90% कंपनियां कॉर्पोरेटाइज ही हैं, रन बाय द शेयर होल्डर, बाय द बोर्ड। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री
दुनिया में कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है ऐसी नहीं है जहां की गवर्नमेंट बिजनेस चलाती हो। कम्युनिस्ट कंट्रीज में गवर्नमेंट बिजनेस चलाती है। एक जमाना था नेहरू जी का, जब वो काम, उस समय टाटा बिरला छोड़ के और कोई एंटरप्रेन्योर था नहीं, तो गवर्नमेंट को ही इंडस्ट्री लगानी पड़ी सारे की सारी। आज वो टाइम चला गया है। आज आप देखिए, कभी हमने सोचा था कि ऐसे एयरपोर्ट हमको दिखेंगे? मैंने तो लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि बॉम्बे दिल्ली एयरपोर्ट ऐसे दिखेंगे। आप देख रहे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि इंडियन एयरलाइंस छोड़ के हम दूसरी कोई एयरलाइन में चढ़ेंगे और कंपटीशन होगा। आप देख रहे हैं, वर्ल्ड में बेस्ट टेलीफोन कंपनी अगर दुनिया में कोई है तो हिंदुस्तान में। ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, वर्ल्ड में बेस्ट टेक्सटाइल सेक्टर वो हिंदुस्तान में हो सकता है। 7 करोड़ बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन है, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है। ऐसे पैसे से क्या फायदा? हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जो लेडीज हैं 17-18 साल में शादी हो जाती है, 3-4 बच्चे हो जाते हैं, एक पैसा हाथ में नहीं है, कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड। उनको हमने थोड़ा सा साथ दिया, वो 20,000 रुपया 15,000 रुपया कमा रही हैं। तो ये मेरा सपना है। आपकी बेटी प्रिया वो काफ़ी सोशल काम भी कर रही हैं वगैरह वगैरह, तो और उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी, तो आपके यहाँ ये काफ़ी अटपटी सी बात थी उस ज़माने में, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि आजकल ये थोड़ा सा एक मन में लोगों के रहता है। नहीं, ये वो टाइम चला गया, अपने समाज में हो, लेकिन बच्चों, टाइम के साथ अपने को सबको बदलना ही पड़ेगा, बच्चों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और हमारी लड़की भी थी, तो जब बोली कि साउथ इंडियन से शादी करनी है या लड़का आप देख लो, तो एक डिप्रेशन फिर आया। 3-4 बार डिप्रेशन आ चुका है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ऑफिस नहीं जाता था। मैं पैडिंगटन स्टेशन से ग्लासगो 6 घंटे की ट्रेन है, बैठ जाता था डर के मारे कि ऑफिस जाना पड़ेगा, और फोन से ही काम करता था, और उसी ट्रेन से फिर वापस आ जाता था। तो मेरे 10-11 घंटे निकल जाते थे कि अवॉइड करता था, इसीलिए कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, क्यों कर रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ, आप समझिए वो डायरेक्शन आएगा, आपको डायरेक्शन आ रहा है, उस डायरेक्शन को समझना ही अपना काम है कि जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में आप आगे बढ़ो, उसको सपोर्ट करो। समाज का काम तो है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, जो आपके दिल में आता है, छोटी सी जिंदगी है, कर गुजरो। आपके हिसाब से, आप अभी हिंदुस्तान के बारे में इतने आशान्वित हैं, तो आप हमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अगर आप गवर्नमेंट को सुझाव देना चाहें, जिससे आपको लगता हो कि हिंदुस्तान की ग्रोथ हर सेक्टर में और बढ़ सकती है? 3 स्पेसिफिक। मैं कभी लिखता नहीं था, क्योंकि मेरे को लिखना पढ़ना आता नहीं था, पर सूझबूझ थी, इतने सालों का एक्सपीरियंस था कि अपना हिंदुस्तान जो है ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बने, हमारे राम राज हमारे यहाँ वो स्थापित हो, लोगों में भाईचारा रहे। और ये मेरे दिमाग में बैठ गया था कि ये पोटेंशियल तो पक्का है, गवर्नमेंट की पॉलिसी एक साथ तो चेंज हो नहीं सकती है, लेकिन उनका नजरिया चेंज हो रहा है, वो नजरिया बदल भी रहा है। मैं लिख भी रहा हूँ रात दिन, और अच्छी तरह से भी लिख रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योर हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। हम गवर्नमेंट जो है माई बाप है, हम उनके एक संतान हैं, हमको सब एक ही नज़र से देखा जाए। उनकी भी अपनी कुछ तकलीफ़ें हैं, क्योंकि दुनिया भर की इंक्वायरियाँ होती हैं, ये सब बैलेंस होता जा रहा है। लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग लैंड बेचना चाहते हैं, इंडस्ट्री वालों को लैंड खरीदनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको लैंड इमीडिएटली मिले। वो अमेरिका वाले यही बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान आना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन लैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 7/12 जो होता है वो पूरा बाय एंड लार्ज डिजिटलाइज हो गया है। अगर वो स्टेट बैंक को नोडल एजेंसी बना करके उनको फुल पावर दे करके अगर ऐसा करें,
जिससे कि वो लैंड इमीडिएटली उनको पोजीशन में बिचौलिए भाग जाए। तो लैंड अगर मिल जाएगी, पैसे की कमी नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसा भयंकर भरा हुआ है, तो इंडस्ट्री 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 विल हेल्प, एजुकेशन 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 विल हेल्प। जब आपके पास पैसा नहीं था तब तो आपकी दिनचर्या आपने बता दी, क्या क्या करते थे आप? बच्चों को खिलाना भी होता था, सब कुछ कर लेते थे। अब जब सब कुछ है आपके पास, संपन्न हैं आप, तब आपकी दिनचर्या क्या होती है? आप क्या क्या करते हैं? आप तो मेरी धनपत्री खोल रहे हैं, लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो मेरे शेयर के भाव गिर जाएंगे। लेकिन मैं मस्ती में रहता हूँ। जैसे आप बताया रमेश जी ने, हंसते रहो। मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि दुखी नहीं रहूँ, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ, एक बार पहले सोचता हूँ एनीथिंग हाउ दिस कैन हेल्प टू द सोसाइटी, ओनली दैट वर्क आई कैन डू। गीता से व्यापारी के बारे में लिखा है, एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखा है 15वें अध्याय में कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है, अब है, अगर करेज होगा तो आप प्रगति कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अब है, आप में आना ही पड़ेगा। वो मेरे दिमाग में हरदम रहता है कि फ्रंट फुट पे खेलो। आपने बताया था वो देवानंद और फिरोज खान के बारे में, हमको मालूम पड़ा आप बॉलीवुड के काफ़ी प्रशंसक हैं, शौकीन भी हैं और गाना भी अच्छा गाते हैं आप। आपने फ्लाइट में भी गाया था। और आते ही क्या है। तो 1 मिनट के लिए मान लीजिए आप फ्लाइट में बैठे हैं और मैं इस वक्त बगल में बैठा हूँ आपके, और ये हमारे बच्चे हैं सारे, तो एक आध गाना। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। कब आने वाले हैं? मेरा एक ही सवाल है, इतना एनर्जेटिक आप कैसे बने रहते हैं? आपकी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक क्या रहती है? कभी निगेटिव विचार तो आने ही मत दीजिए, पॉजिटिव ही रहिए और ईश्वर पे पूरा विश्वास रखिए। और किसी भी हालत में आलस को आप वादा कीजिए कि आलस को आने नहीं देंगे। मैम कह रही है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आप 1600 बच्चों को अभी मदद कर पा रहे हैं, तो लेकिन मैम कह रही है इसमें ना हम बधिर लोगों को भी मदद कर सके, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में मतलब जो बधिर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है और 16 मिलियन डेफ लोग हैं। आपने जो बताया, जो भी मदद आप बोल रहे हैं वो हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, और आप उनके टच में जाइए, जो कुछ भी मदद होगी हम करेंगे। लेकिन अवेयरनेस इतनी ज़बरदस्त हो गई है, डाइवर्सिटी इज द वर्ड। डाइवर्सिटी में ये सारे के सारे आ जाते हैं, कोई भी विकलांग है, कोई भी किसी भी तरह से पीड़ित है, हर कंपनी उनको प्रेफरेंस दे रही है। आपकी जो संस्था है उसमें हम जो कुछ भी मदद कर सकेंगे, मेरे लोग अभी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बट ये आप समझ लीजिए अवेयरनेस जो आ गया है, इतना जबरदस्त आ गया है। जो बताया, जो आपने बेबाकी बताई ना, वो जज्बा जो बताया आपने कि कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, भला गाना गाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, छोड़ना नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हम सब लोगों के लिए है। एंड भास्कर परिवार की तरफ से, भोपाल की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।